बांग्लादेश ने भारत के बगैर पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद में शमूलियत के लिए आमादगी जाहिर की है, लेकिन विदाउट इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस बांग्लादेश की ख्वाहिश गैर मामूली है। ये 180 डिग्री का चेंज है, एक ऐसे बांग्लादेश के लिए जिसे हसीना वाजिद ने 1 साल पहले तक भारत की तुफैली रियासत बना रखा था। सैफ अरीकी स्ट्रेटेजिक अलायंस के वाजे होते खद्दोखाल इलाकाई ताउन में किस हद तक तब्दीलियां लाएंगे और चीनी क़यादत में जनूबी एशिया के छोटे मुल्कों के दरमियान ताउन मुआशी, फौजी और समाजी तरक्की के हवालों से कितना मुअस्सर साबित होगा। सबसे बढ़कर ये कि भारत को साइडलाइन करने वाले इस स्ट्रेटेजिक अलायंस की तश्कील पर दिल्ली किस तरह का रद्द-ए-अमल देगा। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। बहुत शुक्रिया हुसैन आलम साहब आपके वक्त का। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक अलायंस में शमूलियत के मशरूत आमादगी उनकी तरफ से जो जाहिर की गई है और शर्त भी रखी गई है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस इंडिया के बगैर तश्कील दिया जाए, क्या ये एक गैर मामूली मुतालिबा नहीं है कि ऐसे में बांग्लादेश की जानिब से जो 17 माह पहले तक भारत की तुफैली रियासत बना हुआ था अब इस तरह का मुतालिबा कर रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। एक्चुअली ऐसा है कि इससे पहले 13 साल जो भारत की तुफैली रियासत के तौर पे या प्रॉक्सी स्टेट के तौर पे अमलदारी रही हसीना वाजिद के दौर में, वो दौर हो गया ख़त्म जी। तो भारत को भी मुंह की खानी पड़ी और बांग्लादेश की जो सियासी क़यादत है उसमें भी आप देखें कि तब्दीली आ रही है। अभी जो खालिदा ज़िया थी, जिन्हें प्रो पाकिस्तान या रियलिस्टिक प्राइम मिनिस्टर समझा जाता था एक ज़माने में, वो भी अब आखिरी दमों पे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि भारत को दोबारा इन कर सके, वो बंगाली अवाम और मौजूदा क़यादत नहीं चाहती। सही। तो प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस, उनका विजन और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि भारत को अगर हमने किसी भी तरीके से दोबारा इन किया तो उसी तरह का उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला और बदअमनी शुरू हो जाएगी और इस खित्ते के अंदर जो भारत ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई थी, जो अपनी हेजेमनी कायम की हुई थी, उसकी तरफ दोबारा एक कदम उठाया जाएगा। इसलिए कैटेगोरिकली इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि कोई भी ऐसा इत्तेहाद जिसके अंदर पाकिस्तान और चीन शामिल हो, हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस खित्ते की स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए, लेकिन अगर वो भारत के बगैर हो, क्योंकि अब सबको समझ आती जा रही है कि भारत क्या करता जा रहा है बैनुल अक़वामी तौर पर भी, इलाकाई तौर पे भी, खास तौर पे सार्क और ये जनूबी एशिया के खित्ते के अंदर बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो गया है कि भारत के क्या अज़ाइम है और वो बाकी के मुल्कों को अपनी तुफैली रियासत समझता है और उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है, बैरूनी तौर पे दबाव डालता है। इसीलिए शायद इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है। सही। अच्छा हुसैन आलम साहब, भारत के बगैर खित्ते में बनने वाला नया इत्तेहाद सिर्फ स्ट्रेटेजिक मफादात के तहत होगा या सार्क की तरह इलाकाई ताउन की तंजीम के सांचे में ढाला जाएगा? देखें, पूरी दुनिया रीजनलिज्म और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर चलती है। वाहिद ये खित्ता है कि जहां गुर्बत, बदअमनी, दूसरी रियासतों के अंदर मुदाखलत बहुत कॉमन रही है। मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन भारत इस खित्ते के अंदर चाहिए तो ये था कि वो बड़े भाई का रोल प्ले करता, लेकिन उन्होंने नफरत अंगेजी को, शर अंगेजी को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि अब अफगानिस्तान भी उसके साथ मिल चुका है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा होने जो जा रहा है, या अगर ऐसा होता है तो ये तिजारत को और जो लोकल ताउन है रीजनल सतह के ऊपर, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा बेहतरीन कदम होगा। और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि जब 13 महीने के वक्फे के बाद इसहाक डार साहब वहाँ बांग्लादेश गए थे, उनके साथ कुछ चीज़ें तय पाई हैं जिसमें अवाम के साथ राब्ता, इसी तरह डिप्लोमेट्स का वीज़ा फ्री एंट्री है, इसी तरह तिजारत है और पाकिस्तान से तिजारत शुरू भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये खित्ते के नए माहौल के अंदर और दुनिया के अंदर जैसे पाकिस्तान ने कम बैक किया है, इस खित्ते के अंदर भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर जो छोटी रियासतें हैं जो कि तंग हैं भारत के रवैये से, उनके लिए एक नई बिगनिंग है, एक नया आगाज है, नई शुरुआत है। लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का मुमकिना नया स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद एक तरह का डिफेंस पैकेट होगा भारत को काउंटर करने के लिए? सिर्फ भारत नहीं है, इस खित्ते के अंदर बेशुमार और भी इंटरनेशनल इंटरेस्ट मौजूद हैं। सिर्फ चीन नहीं है, सेंट्रल एशिया है, रशिया के इंटरेस्ट हैं, इसी तरह
ईरान मौजूद है, और जब भी आप बात करते हैं पाकिस्तान की तो पाकिस्तान दोबारा से इस खित्ते के अंदर रेलेवेंट हो गया है। दो आप हनीमून पीरियड अमेरिका के साथ एंजॉय कर चुके हैं, ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म वाला और अफगान वॉर वाला, जिहाद वाला, और अब ये एक तीसरा बनने जा रहा है। तो इसके अंदर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी सलामती और इस खित्ते के अंदर जो उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जैसे चाइना की हम बात करते हैं, तो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान दोबारा रेलेवेंट है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सिर्फ इत्तेहाद फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिफा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, बल्कि खित्ते में ताउन की और दीगर स्ट्रेटेजिक मामलात के अंदर नई राहें मुतय्यन करेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान के हाथों मई वॉर में भारत को जो शिकस्त हुई उसका नुक्ता आगाज बांग्लादेश का जुलाई इनकलाब था। क्या खित्ते में पाकिस्तान की कामयाबी और बालादस्ती का आगाज भी जुलाई इनकलाबी था? मेरा ख्याल है आप मेरा सवाल समझ रहे होंगे। जी मैं समझ रहा हूँ। पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात करते हैं, भारत को हमेशा से ये रहा है कि हमारे सामने कोई खड़ा ना हो। बिल्कुल। जो उनकी हिंदुत्व, और बार बार एक लफ्ज मैं बोलता हूँ अब, मोदीत्व, जो हिंदुत्व से शिफ्ट हो गया मोदीत्व पे आ गए और नीचे गिर गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है उसने ना सिर्फ कम बैक किया बल्कि रेलेवेंट भी हुआ है, और उसके साथ साथ भारत को इस खित्ते के अंदर जो एक वाहिद पावर होने का समझता था कि गलतफहमी थी, वो भी अब दूर हो गई है। तो ये इस खित्ते के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान आगे से कम बैक करके दोबारा भारत को जवाब देने की पोजीशन में है। खित्ते के अंदर रेलेवेंट है आज़रबाईजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान और बाकी रास्ते जो हैं, तिजारत के लिए रास्ते खुल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान को भी जवाब आपके सामने मिला है। चाइना के साथ आपकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में भारत को कर्टेल करने के लिए, और जो 10 मई वाली आपने बात की है वो आप ठीक कह रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी थे, जिसके अंदर भारत के इंटरनल मामला थे, जिसके अंदर एक्सटर्नल मामला थे, और पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने, हमारी कौम ने, हमारे मुल्क ने दोबारा से ये बताया है कि हम ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि अपना दिफा करना जानते हैं, और कौमों के दौरान हम दोबारा से इज्जत अफजाई के साथ उभरे हैं। सारे हालात आपके सामने। अच्छा हुसैन आलम साहब, हसीना वाजिद सज़ा के बाद भारत के लिए अब एक कड़वी गोली बन चुकी है जो ना निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है, और नतीजतन ढाका दिल्ली के दरमियान डेडलॉक है और हसीना वाजिद इस डेडलॉक की कीमत है। आप क्या समझते हैं कि भारत हसीना वाजिद को ढाका के हवाले ना करके बांग्लादेश में अपने असासे खो नहीं रहा है? यकीनी बात है कि जो पिछले 13-14 साल से माहौल बना हुआ था, और जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिस तरीके से बांग्लादेश को इस खत्ते के अंदर तन्हा किया गया, वहाँ के अवाम ने इसकी कीमत चुकाई। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता भारत और उसके अज़ाइम और बंगाली अवाम की जो कॉन्शियसनेस है, जो शऊर है, वो जैसे जैसे बेदार हो रहा है, वो मजीद भारत को इस खत्ते के अंदर तन्हा कर रहा है। और भारत ना सिर्फ हसीना वाजिद को रखकर अपने मुल्क के अंदर मुखालफत मोल ले रहा है, बल्कि इस खत्ते के अंदर ये बता रहा है कि हम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो लोग इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं, हम उनकी पुष्टपनाही करते हैं, जैसे कश्मीर में करते हैं, जैसे बाकी जगहों पे या सिखों के साथ करते हैं, अकलियतों के साथ करते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जो होता रहा है, यकीनी बात है वो भारत की हिमा पे होता रहा है, भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता रहा। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल। अच्छा हुसैन आलम साहब, बांग्लादेश में 12 फरवरी को नई हुकूमत के लिए वोटिंग होगी। हसीना वाजिद नाअहल है, अवामी लीग पर पाबंदी है, बेगम खालिदा जिया वेंटिलेटर पर हैं, जमात इस्लामी की बागदौड़ नई क़यादत के हाथ में है, इनकलाब की क़यादत नई सियासी जमात का परचम उठाए मैदान में है। आप बांग्लादेश की नई लीडरशिप किसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था कि बांग्लादेश के अंदर 5 यूनिवर्सिटियों के अंदर नई नौजवान क़यादत, जो कि जमात इस्लामी के यंग जो स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 5 यूनिवर्सिटियों में। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खुला और वाज़ेह इशारा है